राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज से हमने क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसको स्टार्ट किया है। तो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, मतलब लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये चैप्टर में आपको पूरे मतलब प्रकाश के बारे में अध्ययन करना है, उनसे रिलेटेड जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, उसके बाद गोलीय दर्पण को पढ़ना है और उसके बाद इसमें दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, फिर लेंस के बारे में पढ़ना है। तो इस सारी चीजों को पढ़ना है। तो स्टार्ट हम करेंगे प्रकाश से। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ज्यादा नहीं दे रखा है 10th में, वो आप डिटेल में 12th में जाइएगा तो ऑप्टिक्स एक चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ेगा। फिर भी प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि प्रकाश क्या है, इसका स्पीड क्या है, मतलब चाल क्या है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर पढ़ेंगे अपवर्तन और उसके बाद पढ़ेंगे हम दर्पण। दर्पण भी होता है, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। तो सारी चीजें पढ़ेंगे। स्टार्ट हम प्रकाश से करते हैं। तो जनरली ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई देखा होगा। अब प्रकाश क्या है, जैसे सुबह होती है तो रात और सुबह में फर्क क्या है। रात को अंधेरा होता है, यानी वहाँ प्रकाश नहीं होता है। अब पूर्णिमा में चंद्रमा से प्रकाश आती है तो वो होता है, लेकिन ज्यादातर अंधेरा होता है। यहीं दिन में क्या होता है, सूर्य से प्रकाश आता है तो पूरा उजाला उजाला रहता है, तो जिसमें हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वही है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। मान लीजिए आप रात के अंधेरे में हैं, लाइट बंद है, मतलब बल्ब नहीं जल रहा है, तो आप किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। वहीं जब हम बल्ब जला देते हैं तो किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब क्यों देख पाते हैं, इसकी चर्चा हम परावर्तन में बहुत अच्छे से करेंगे। अभी इतना समझिए कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसके बाद है प्रकाश के स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक स्रोत भी है और कृत्रिम भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी है और आर्टिफिशियल भी है। आर्टिफिशियल क्या होता है, जिसको ह्यूमन बनाया, जैसे कि बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, और भी उपकरण हो गया जिससे लाइट निकलता है, एक लाइट आता है वो सब क्या हो गया, मतलब आदमी ने बनाया है, तो वो हो गया कृत्रिम सोर्स। और सूर्य और चंद्रमा ये प्राकृतिक सोर्स हो गए, ये नेचुरल, इसको हम नहीं बनाए हैं, ये प्रकृति में पहले से मौजूद है। तो इसका स्रोत क्या हो जाएगा, प्राकृतिक भी होगा, कृत्रिम भी होगा, यानी आर्टिफिशियल भी होगा। उसके बाद प्रकाश की चाल की बात कर लेते हैं कि प्रकाश का स्पीड क्या है, किस स्पीड से प्रकाश के किरण गति करते हैं। तो इसका स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। यही अगर पावर में लिखना होगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ किलोमीटर है, इसके लिए 10⁵ है, और यहाँ मीटर है, इसके लिए 10⁵ है। 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और अगर किलोमीटर में होगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे हुआ वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ना, तो 3 लाख लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 3 लाख हो गया। तो 3 लिख दिए मल्टीप्लीकेशन और 10 लिख दिया, और जितना जीरो रहता है उतना पावर होता है। तो 5 गो जीरो है तो 5 गो पावर, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁵, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब 1000 मीटर का मतलब हो गया 10⁻3, 10, और जितना जीरो रहता है उतना पावर, 10⁻3, तो गुने 10⁻3 हो गया। अब इसको लिखेंगे तो 3 × 10⁻5 और 3 8, 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये आया है। अब आधार समान हो तो पावर जुड़ जाता है, 10 10 दोनों का आधार 10 है तो पावर को जोड़ दिए, तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर किलोमीटर में रहेगा तो 10⁻5 रहेगा। तो ये कैसे आया वो हम कैलकुलेशन से आपको समझा दिए। अब अगला है प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। अनुप्रस्थ रंग कहने का मतलब है जो सीधी रेखा में गमन करे। यही देखिए, हम जो बोल रहे हैं ये ध्वनि है। अब मान लीजिए कि मेरा भाई एक कमरे में बंद है, हम गए और दरवाजा के
बाहर से दरवाजा लॉक है, हम बाहर से बोले कि दरवाजा खोल, तो मेरा जो ध्वनि है, आवाज है, ये उसके पास तक पहुंच गया। लेकिन वही दरवाजा अगर बंद है, हम टॉर्च को जलाएंगे तो प्रकाश उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीधी रेखा में गमन करता है। और माध्यम जो है वो माध्यम भी पारदर्शी माध्यम नहीं है, लेकिन ध्वनि अनुदैर्ध्य तरह है, क्योंकि वो ऐसे श्रृंग और गर्त में गमन करता है। इसके लिए ध्वनि अंदर पहुंच जाता है, लेकिन प्रकाश अनुप्रस्थ है। ध्वनि अनुदैर्ध्य है और प्रकाश अनुप्रस्थ है, यानी सीधी रेखा में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टॉर्च से रोशनी निकल रही है तो फैलता है रोशनी ऐसे, लेकिन जितनी भी रोशनी निकलेगी वो सीधी रेखा में निकलेगी। यहाँ बल्ब से भी सीधी रेखा में निकलेगी। और ये किस फॉर्म में निकलेगी, तो तरंग के रूप में निकलती है। इसके लिए हम इसको ऐसे दर्शाए हैं। तो ये सारे समूह मिलाकर निकलता प्रकाश है, लेकिन समूह में निकलता है, इसके लिए इसको हम बोल देते हैं प्रकाश किरण, यानी तरंग के रूप में निकलता है। तो ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलिए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब जानते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, यहीं पे आपको याद हो जाना चाहिए। जब कभी किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण को दर्पण को ही परावर्तक सतह बोलते हैं। ये समतल भी हो सकता है, उदग्र भी हो सकता है। तो जब कभी किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण को दर्पण पर आपतित किया जाता है, तो वह दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाता है या वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई दर्पण यानी कोई सतह है, परावर्तक सतह है, उस पर हम किसी सोर्स से, अब जैसे लाइट को हम रिफ्लेक्ट करेंगे यानी आपतित करेंगे। आपतित का मतलब क्या है, उस पर प्रकाश को भेजना। तो कोई सोर्स चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास ये टॉर्च है, यही हमारा सोर्स है और यहाँ पर हम सूर्य ले लिए हैं। तो इससे जो प्रकाश निकलेगी वह प्रकाश दर्पण पर जाएगी और दर्पण पर जाने के बाद वो कोई वस्तु भी हो सकता है, वहां से टकराकर वापस लौट जाएगी। और जब वो वापस लौटेगी तो जैसे कि हम रात के अंधेरे में उठे और हम टॉर्च लिए हाथ में और मान लीजिए हमको वहां पे देखना है कि वहां पे क्या है। तो मान लीजिए वहां पे एक ऑब्जेक्ट मोबाइल रखा है, मान लीजिए टीवी रखा है, मान लीजिए कोई वस्तु रखा है, तो हम टॉर्च लेंगे और ऐसे करके जलाएंगे तो टॉर्च से ये प्रकाश की किरण निकलेगी। इसी को बोलते हैं प्रकाश किरण का आपतित होना। आपतित मतलब आने वाली किरणें। तो ये वस्तु पर आ रही है तो वस्तु पर जाएगी और वहां से टकराकर वापस लौट जाएगी। और जब वो किरण वापस लौटेगी तो उसी में से एक किरण हमारे आंख पर आएगा और तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। इसलिए जब आप रात को उठते हैं और टॉर्च अगर अपने आंखों पे जलाइएगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपको जो चीज देखना है उस पे टॉर्च जलाइए। तो ये मान लीजिए ये कोई सूर्य है, सोर्स है, और यहाँ से प्रकाश किरण आपतित हुआ। आपतित किरण किसको बोलेंगे, आने वाली किरणों को। कहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बी रखा था, वो बी ऑब्जेक्ट पे ये प्रकाश का किरण आपतित हुआ, उसके बाद ये लौटेगा तो ये वापस परावर्तित हो गया। तो परावर्तित किरण हो गया और इसके बीच हम लंब डाल दिए जिसको हम बोल दिए अभिलंब। तो क्या है कि जब कभी किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण को दर्पण पर आपतित किया जाता है तो वह परावर्तक सतह यानी दर्पण से टकराकर वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके दो नियम है। नियम आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण ये हो गया आने वाली किरण यानी आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और इस तल यानी एक पॉइंट पर होते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन बिंदु। यही इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन पॉइंट। तो यही पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं यानी एक ही पॉइंट पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम है आपतन कोण, जिसको कोण आई से सूचित करते हैं, स्मॉल आई से, और तथा परावर्तन कोण जिसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं, का मान आपस में बराबर होता है यानी कोण आई यानी एंगल आई और एंगल आर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये हमारा है एंगल आई यानी ये हमारा है आई यानी आपतन कोण और ये है आर यानी परावर्तन कोण। अब देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण को डिफाइन करने के लिए ही हम अभिलंब डालते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे कोण आई से सूचित किया जाता है, स्मॉल आई से। और परावर्तित किरण यानी जो किरण परावर्तित हो गई है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको कोण आर से सूचित किया जाता है। तो यही नियम है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण जिसको आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण जिसको आर से सूचित करते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यही था हमारा प्रकाश का परावर्तन। और एक बात इसमें आप और जान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन का जो घटना है उसमें माध्यम चेंज नहीं होता है, यानी माध्यम नहीं बदलता है। वो कैसे होता है समझिए। जैसे ये दर्पण है, मान लीजिए ये कोई परावर्तक सतह है यानी दर्पण है, तो दर्पण के नीचे वाला जो भाग है ये दूसरा माध्यम हो गया और दर्पण के ऊपर वाला भाग हो गया ये दूसरा माध्यम हो गया। मान लीजिए ये मीडियम 2 हो गया और ये मीडियम 1 हो गया, यानी माध्यम 1 हो गया और माध्यम 2 हो गया। अब देखिए प्रकाश का जो परावर्तन का घटना है वो क्या है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है। तो आपतित किरण माध्यम 1 में आई, मतलब कि ये ऊपर वाला माध्यम में आई और ऊपर ही परावर्तित हो गई। यही अगर ये आपतित किरण नीचे की ओर आ जाती, प्रकाश की किरण इमेजिन कर लीजिए ये ऐसे आ जाती, तो ये माध्यम 2 में भी आ जाती, यानी माध्यम 2 में भी आ जाती, तो माध्यम बदल जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, माध्यम 1 में ही आपतित हुई और माध्यम 1 में ही परावर्तित हो गई। इसके लिए प्रकाश के परावर्तन के घटना में माध्यम परिवर्तित नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। यही चलिए बिना देरी की हुई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में अगर ये आया तो इसी तरीके से आपको लिखना है, पहले टॉपिक देना है, फिर डिफिनीशन देना है, फिर इसका नियम लिखना है और फिर इधर फिगर बनाना है। तो हम ये भी बताते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। चलिए समझते हैं। डेफिनीशन की बात करें तो जब प्रकाश, सीधा डिफिनीशन है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम की बात हो रही है, यानी 2 माध्यम। तो माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसका अपवर्तनांक कम होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश तेजी से गमन करेगा। और सघन माध्यम वो होता है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है और उसमें प्रकाश कम स्पीड से गमन करेगा। आप सभी को पता है कि हाई अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। तो हम यहाँ पे 2 माध्यम लिए हैं, एक माध्यम लिए हैं वायु और दूसरा माध्यम लिए है जल। वायु विरल माध्यम है क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1 होता है, और जल सघन माध्यम है क्योंकि इसका अपवर्तनांक 2.25 समथिंग कुछ होता है। तो वायु विरल माध्यम हो गया और जल सघन माध्यम हो गया। एक कोई प्रकाश की किरण है जो विरल माध्यम में आई, वायु में आई और जल में प्रवेश की। जल सघन माध्यम था, सघन माध्यम में प्रवेश की तो प्रकाश को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वह इधर मुड़ गया। अब ये क्यों मुड़ा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखना है, जब कभी किसी सोर्स से निकलने वाली प्रकाश किरण को एक माध्यम यानी विरल और दूसरा माध्यम सघन, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कभी किसी सोर्स से, अच्छा सोर्स का मतलब ये है कि जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका सोर्स है मोबाइल फोन, यानी मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका सोर्स है यूट्यूब पर से देख रहे हैं। हम लिख रहे हैं तो लिखने के लिए बोर्ड चाहिए, तो ये भी एक सोर्स हो गया। जिससे लिख रहे हैं वो मार्कर है, तो ये भी एक सोर्स हो गया लिखने का। तो जब कभी किसी सोर्स से निकलने वाली प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण को निकलने के लिए भी सोर्स चाहिए। वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो हम समझा चुके हैं। तो जब कभी किसी सोर्स से निकलने वाली प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या ऐसे भी बोल
सकते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो पूर्व पर से विजय। इसके दो नियम है। तो हमारा पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए ये समझा दिए थे, ये वायु विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम है। ये एक कोई प्रकाश की किरण है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की। अगर ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, ये इमेजिनेशन है, आप कल्पना कीजिए। लेकिन यह क्या होती है, इसके बीच जो हम सी डैश अभिलंब डाले हैं उसकी ओर मुड़ जाती है। तो जो किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की वो हो गई आपतित किरण, और जो अभिलंब की ओर सघन माध्यम में मुड़ गई मतलब झुक गई वो हो गई अपवर्तित किरण, और इसके बीच हम डाल दिया अभिलंब। तीनों का पॉइंट एक ही है और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं अपवर्तन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। तो तीनों एक ही तल में है यानी एक ही पॉइंट पर है। दूसरा है आपतन कोण, जिसको आई बोलते हैं, कि जया का मतलब होता है साइन और कोज्या का मतलब होता है कॉस। तो आपतन कोण की जया साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल साइंटिस्ट का नाम है, इसके लिए इसके नाम पर पड़ा है। तो देखिए जया का मतलब साइन होता है, कोज्या का मतलब कॉस होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन गया वो आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन गया वो अपवर्तन कोण हो गया। वहां परावर्तन कोण था, यहाँ अपवर्तन कोण हो गया। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या था, आपतन कोण था और परावर्तन कोण था, वो दोनों आपस में बराबर था। लेकिन यहाँ क्या है, एक है आपतन कोण और एक है अपवर्तन कोण। वहां परावर्तित किरण था, यहाँ अपवर्तित किरण है। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये अभिलंब हो गया, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। में नियम है कि आपतन कोण की जया, मतलब यहाँ आपतन कोण में जया लग गया। अगर आपतन कोण आई है तो इसमें जया लग गया। जया का मतलब होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन आर। और अपवर्तन कोण में भी जया है तो अपवर्तन कोण होता है आर, और इसमें जया लग गया तो ये हो जाएगा साइन आर। का अनुपात नियतांक होता है, यानी एक कांस्टेंट होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये दोनों का अनुपात करेंगे यानी साइन आई बटे साइन आर, और इसका एक नियतांक होता है जिसको बोलते हैं म्यू। तो यही होता है स्नेल का नियम। यहाँ पर लिखे हैं म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था, यानी कोण आई कोण आर के बराबर था। लेकिन अपवर्तन में क्या हो गया, आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात हो गया जो एक कांस्टेंट देता है। तो वो कांस्टेंट म्यू है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। साइन को जया बोलते हैं, कॉस को कोज्या बोलते हैं। और ये रिवर्सिबल भी है। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागती है। दो कंडीशन होता है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। देख रहे हैं अभिलंब की ओर झुक रहा है। यही प्रकाश अगर सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर भाग रहा है। ये दो कंडीशन है, आप याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर जब विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ क्यों जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर क्यों भागती है। तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि चाल बराबर यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस और बटे में टाइम। प्रकाश के अपवर्तन के दौरान टाइम नियत है, यानी टाइम कांस्टेंट है, वो एक ही समय में सब कुछ होता है। अब देखिए अगर हम लिख दिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन में टाइम, तो स्पीड का समानुपाती क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, टाइम होगा। तो टाइम से हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। स्पीड यानी स्पीड समानुपाती हो गया डिस्टेंस के, यानी अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड को घटाएंगे तो डिस्टेंस भी घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा क्योंकि समानुपाती है। यानी चाल बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा, चाल घटेगा तो दूरी भी घटेगा। अब चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। ये प्रकाश की किरण है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की है। अब विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है और जहां अपवर्तनांक कम होगा वहां
प्रकाश क्या करेगा, स्पीड से गति करेगा। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम था तो प्रकाश स्पीड से आया। अब स्पीड से आया तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो स्पीड से आया है तो इसका अभिलंब से डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में ये प्रकाश की किरण प्रवेश किया तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश उसमें धीरे से गति करेगा। तो प्रकाश का ये जो प्रकाश किरण है इसका स्पीड सघन माध्यम में जाने के बाद घट जाता है। अब स्पीड यहाँ डिक्रीज हुआ यानी स्पीड घटा तो डिस्टेंस भी घटेगा। तो स्पीड जैसे ही इसका घट गया तो डिस्टेंस कम हुआ और कम डिस्टेंस में ही अभिलंब सी डैश तक पहुंच गया। यहाँ से देखिए तो सी डैश और इसका ये दोनों के बीच का दूरी इतना है, लेकिन सघन माध्यम में ये किरण का जो स्पीड था वो घट गया यानी स्पीड कम हो गया। स्पीड कम हो गया तो वो कम डिस्टेंस तय किया जिसके कारण इसको अभिलंब की ओर मुड़ना पड़ा। अब यही रिवर्सिबल देखिए, जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो सघन में क्या था, स्पीड कम था तो कम डिस्टेंस में ही अपवर्तन बिंदु तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही विरल में प्रवेश किया तो इसका स्पीड बढ़ गया तो ये अभिलंब से दूर भागने लगा। तो सारा खेल स्पीड का है, स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो डिस्टेंस भी घटेगा। तो एक लाइन में इसका आंसर है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरण उसमें बहुत धीरे धीरे गमन करती है और धीरे धीरे गमन करने के कारण उसका चाल घट जाता है और चाल घटने के कारण वो कम डिस्टेंस यानी कम दूरी तय करके अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आंसर लिखिएगा। बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं वो कमेंट में बताइएगा। और आज बारी है दर्पण के बारे में हम जानेंगे कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और फिर इसके बाद जानेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो भी हो उसका उपयोग जानेंगे और फिर जानेंगे उसमें अंतर जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किरण आरेख कैसे बनता है और पूरा डिटेल देंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दर्पण क्या होता है। जनरली आप लोग इसको प्रैक्टिकली हर रोज देखते होंगे, जो आप अपने घर में दर्पण देखते हैं मिरर, वो भी दर्पण ही। आप किस प्रकार का दर्पण है वो बाद में समझेंगे, लेकिन वो दर्पण है। आपके घर में यदि दर्पण होगा यानी आईना होगा तो देखिएगा कि एक तरफ से आप अगर उसमें चेहरा देखेंगे तो आपको चेहरा दिखेगा और पीछे से उस पर पेंट किया हुआ रहता है। अगर वो पेंट हट जाए तो आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे सही से। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं कांच का ग्लास यानी ग्लास का खिड़की लगा है तो उसमें पेंट नहीं किया रहता है पीछे, तो आप आज सामने देख लेते हैं शीशा के उस पार क्या है। लेकिन आप आईना को अगर सामने में रखेंगे आंख के सामने में तो सिर्फ आप अपना प्रतिबिंब ही देख सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे पेंट किया हुआ रहता है। तो दर्पण में कितने सतह, 2 सतह। एक होता है परावर्तक सतह जो चमकीला होता है जिससे प्रतिबिंब बनता है जिसे हम देख पाते हैं, और पीछे होता है कलई किया हुआ यानी पेंट किया हुआ रहता है। आइए सबसे पहले डिफिनीशन जानते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा चमकीला सतह जो प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। जी सिंपल सा डेफिनेशन है कि वैसा चमकीला सतह जो प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। एक डिफिनेशन यह भी बनता है कि वैसा चमकीला सतह जो प्रकाश का परावर्तन नियमानुसार करे उसे दर्पण कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या था कि प्रकाश किरण आएगी और वह परावर्तित होगी, तो प्रकाश किरण जिस सतह से परावर्तित होगी उस सतह को दर्पण कहते हैं। अब चलिए इसका टाइप देखते हैं। तो इसका उपयोग किसी वस्तु को छवि देखने में, या यहाँ पे था नहीं ये या है, तो इसका उपयोग किसी वस्तु के छवि देखने में या प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, जो कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। आप बहुत सैलून में भी जाते होंगे तो वहां भी दर्पण रखा है, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के साइड मिरर में भी दर्पण लगा है, ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में भी शीशा लगा रहता है। तो दर्पण का उपयोग बहुत सारी चीजों में होता है। आप घर में भी रोज आईना देखते हैं, वो भी दर्पण है। तो छवि देखने के लिए या प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आगे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिलहाल इतना समझिए। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो वही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दर्पण कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब इसके बेसिक जान लीजिए कि गोलीय दर्पण और समतल दर्पण का डेफिनेशन क्या होगा। तो वैसा चमकीला सतह जो प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। और यही बोल देंगे कि वैसा दर्पण
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो। ये देख लीजिए, ये दर्पण है, इसका परावर्तक सतह गोल है तो गोलीय दर्पण, और इसका परावर्तक सतह सीधा है यानी समतल है, सपाट है तो समतल दर्पण। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह सपाट हो, सीधा हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक में गोल का लगा रहता है, वो गोलीय दर्पण हो गया। आप आईना देखते हैं, उसका परावर्तक सतह सपाट रहता है तो वो कौन सा हो गया, समतल दर्पण हो गया। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। आइए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पूरा डिटेल से परिभाषा, एग्जाम्पल, उपयोग सब के साथ समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है और बाहरी सतह पर कलई किया होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, यानी पेंट किया होता है बाहरी सतह पर। तो इसका जो परावर्तक सतह है अवतल दर्पण का, वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। परावर्तक सतह अंदर कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर जाएगी तो वो परावर्तित होगी। तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो कहाँ से परावर्तित होगी, अंदर की तरफ से, काहे कि अंदर की तरफ जो सतह है वो परावर्तक सतह है और बाहरी सतह कलई किया है, वो हम अभी फिगर से समझाएंगे। अगला है इसका उपयोग सैलून, गाड़ी के हेडलाइट, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, बहुत सी चीजों में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, कहे कि इसमें न प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वस्तु से आकार में बड़ा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग दूरबीन में किया जाता है, ताकि आप जब जूम करते हैं तो कितना बड़ा इमेज बनता है तो हम देख सकते हैं उसको। उसके बाद है अवतल दर्पण में आभासी, सीधा, काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब आता है। आभासी प्रतिबिंब को ही सीधा और काल्पनिक बोलते हैं। तो ये दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब कब आभासी बनाएगा, कब वास्तविक बनाएगा, ये जब हम किरण आरेख इसमें बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। समझ गए। अवतल दर्पण में आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है, दूरबीन में होता है, सब चीजों में होता है। और इसका परावर्तक सतह कब होगा, परावर्तक सतह अंदर की तरफ होगा और बाहरी सतह कलई किया होगा। अब इसको फिगर से समझते हैं। ये एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये एक गोलीय दर्पण है और ये हमारा हो गया, ये गोलीय दर्पण का एक भाग हमने ले लिया, काट लिया गोलीय दर्पण को। तो वैसा गोलीय दर्पण भी बोल सकते हैं जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है। तो ये जो अंदर वाला सतह है ये अंदर हुआ और ये बाहर हुआ, ये गोला के अंदर हुआ, ये गोला के बाहर हुआ। तो इसका जो अंदर वाला सतह है ये है परावर्तक सतह और बाहरी सतह पर पेंट किया हुआ रहता है, तो बाहरी सतह पर पेंट कर दिए। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब यहाँ पर जगह कम था इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। और उत्तल दर्पण में क्या था, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो और भीतरी सतह कलई किया हुआ हो। यहाँ क्या था, भीतरी सतह एकदम परावर्तित था, परावर्तक सतह था और बाहरी पर कलई किया गया था। और यहाँ क्या है, बाहर है परावर्तक सतह और भीतरी सतह पर कलई किया गया है। तो चलिए इसका भी फिगर देख लेते हैं। ये गोला है, चलिए ये गोला को हम यहाँ से काट लिए, तो ये गोला के बाहर हो गया और ये गोला के अंदर हो गया। तो इसका अंदर वाला सतह पर कलई किया है और बाहर का जो ये सतह है, ये वाला सतह, ये परावर्तक सतह है, यानी इस पर अगर कोई किरण आएगी तो वो परावर्तित हो जाएगी और यहाँ अगर इस पर कोई किरण आएगी तो वो परावर्तित हो जाएगी। तो समझ गए। अवतल दर्पण का जो भीतरी सतह होगा वो क्या होगा, परावर्तित सतह होगा, यानी उस पर कलई नहीं होगा। तो आप ये भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। देखिए ये धंसा टाइप का लग रहा है, मतलब धंसा हुआ लग रहा है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तथा बाहरी सतह कलई किया गया हो उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उथला हुआ हो, यानी उभरा हुआ हो, देखिए ये उभरा हुआ है, ऐसे उठा हुआ लग रहा है, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। जब आप बाइक के साइड मिरर को देखते होंगे तो वो हल्का सा ऐसे उठा हुआ महसूस हुआ होगा, इस प्रकार से उठा हुआ महसूस हुआ होगा, तो वो क्या है, उत्तल दर्पण है। और ये धंसा हुआ मतलब ऐसे रहता है, कर्व रहता है, तो
इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। बहुत बार आता है क्वेश्चन 10th में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे, 2 अंतर लिखे, 5 अंतर लिखे। तो आप सिंपल सा लिखेगा कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है, और इधर लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है। अवतल दर्पण का बाहरी सतह कलई किया हुआ होता है, और दूसरा में लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण का भीतरी सतह कलई किया हुआ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है, और उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्यतः गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब दोनों बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। तो यही अंतर आपको याद हो गया होगा, कुछ नहीं है, इसी में से सब कुछ आया है। आप अच्छे से समझ गए कि अवतल दर्पण सिर्फ एक चीज याद रखेगा, बाहरी सतह कलाई होगा और भीतरी सतह परावर्तित होगा, यानी वो धंसा हुआ इस प्रकार से होगा, और उत्तल दर्पण उथला हुआ होगा, इस प्रकार से होगा। अब चलिए अब समझते हैं कि किरण आरेख कैसे बना है। उससे पहले आपको 2 चीज समझना पड़ेगा। पहला साइन कन्वेंशन, और उसके बाद जो दर्पण में फोकस दूरी होती है, फोकस होती है, वक्ता त्रिज्या होती है, वक्ता केंद्र होता है, ध्रुव होता है, ये सब डेफिनेशन के साथ आपको यहीं पे याद करवाएंगे। तो चलिए अब वो समझते हैं कि क्या होता है। दिया था। अब बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी समझने से पहले आपको दर्पण में जो कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे फोकस होते हैं, ध्रुव होते हैं, वक्ता केंद्र होते हैं, त्रिज्या होती है, फोकस दूरी होती है, तो ये सबको समझना पड़ेगा। मुख्य अक्ष होते हैं, तो ये सबको परिभाषा के साथ आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत काम आएगा। और चिन्ह परिपाटी को 1 मिनट में इसी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे आप वो R=2F प्रूफ कीजिए, या दर्पण सूत्र प्रूफ कीजिए, लेंस सूत्र प्रूफ कीजिए, चिन्ह परिपाटी हर जगह काम आएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो ये जो हम बनाए हैं ये एक अवतल दर्पण है। ये रेड कलर से हम क्या बनाए हैं, ऐसे करके ये एक अवतल दर्पण बनाए हैं, जिसका नाम क्या है, M और M' एक अवतल दर्पण बनाए हैं, जिसका जो मुख्य बिंदु है, मतलब ये जो पॉइंट है, इसको P है। तो P क्या है, ये पोल है, जिसको बोलते हैं हम ध्रुव। उसके बाद 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी आपका माप हो, ये F है। F को बोलते हैं फोकस। अभी सबका डिफिनीशन हम आपको बताएंगे, पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। F को बोलते हैं फोकस, C को बोलते हैं वक्ता केंद्र, और उसके बाद अनंत पॉइंट हो गया। अब ये सब का डेफिनेशन बहुत काम आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और कॉन्सेप्ट का तो है ही। तो वक्ता केंद्र को क्या बोलेंगे, सी। पहले याद कर लीजिए, सी मतलब वक्ता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोलेंगे। सी मतलब वक्ता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ मतलब फोकस, फोकस को फोकस ही बोलेंगे। पी का मतलब ध्रुव, उसको पोल बोलेंगे। और स्मॉल आर का मतलब होता है वक्ता त्रिज्या। अब यहाँ वक्ता केंद्र था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ त्रिज्या है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद स्मॉल एफ को बोलते हैं फोकस दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये जो रेखा है, मतलब ये जो काला कलर का ये रेखा है, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस सब का डिफिनीशन समझिए, यहीं पर आपको याद होगा, गारंटी देते हैं हम आपको। तो चलिए अब इसके एक एक डेफिनेशन को समझते हैं। पहला है हमारा वक्ता केंद्र, नाम से ही स्पष्ट है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये सेंटर यानी केंद्र की बात कर रहा है। गोलीय दर्पण में से अवतल दर्पण को जब काटा जाता है तो यह दर्पण का केंद्र बिंदु माना जाता है। अभी आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि ये गोलीय दर्पण था, इसको ऐसे काट लिए तो इसको बाहर से पेंट कर दिए तो ये अवतल दर्पण हो गया, इसको अंदर से पेंट कर दिए तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो जैसे इसको काटा गया तो इसके सेंटर जो पॉइंट होता है ना, उसी को वक्ता केंद्र बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, यह गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु होता है जहां से इसको काटा गया होता है, इसी को बोलते हैं वक्ता केंद्र। अब बात करते हैं फोकस का। फोकस का 2 परिभाषा हो सकता है, पी को बोलते हैं ध्रुव और इसको बोलते हैं वक्ता केंद्र। तो दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच वाले पॉइंट को फोकस कहते हैं। एक डेफिनेशन कि दर्पण का जो वक्ता केंद्र है और दर्पण का जो ध्रुव है, उसके बीच में जो पॉइंट है उसको फोकस बोलेंगे। या फिर ये भी बोल सकते हैं, ये जो लाइन गया है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, और ये जो लाइन गया है इसको, ये समांतर लाइन है, मतलब ये कोई किरण गया है तो ये इसके समांतर गया है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस पॉइंट से होके गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। अब देखिए,
मान लीजिए ये कोई किरण है, ये जब ऐसे चली और दर्पण से टकराकर ये फोकस से होकर गुजरी तो इसी को फोकस बोलेंगे। कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। तो वक्ता केंद्र क्या होगा? यह गोलीय दर्पण का सेंटर माना जाता है जहां से दर्पण को अलग किया जाता है। और फोकस क्या हो गया? वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच वाला पॉइंट हो गया, या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जिस पॉइंट से होकर गुजरती है। अब आता है ध्रुव क्या है? यह दर्पण का मीन पॉइंट यानी मध्य बिंदु होता है, उसको ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद आता है वक्ता त्रिज्या यानी आर क्या है? तो वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, मतलब वक्ता केंद्र सी और इसके बीच के दूरी ध्रुव तक का जो दूरी होगा वही होगा वक्ता त्रिज्या, जिसको स्मॉल आर से लिखते हैं। उसके बाद आता है फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच के दूरी को, मतलब यहाँ से फोकस से लेके दर्पण के ध्रुव तक के बोलते हैं स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी बोलेंगे। आप वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्ता त्रिज्या यानी आर बोलेंगे, और फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को स्मॉल एफ बोलेंगे, जिसको फोकस दूरी बोलते हैं। अब चिन्ह परिपाटी समझने से पहले आपको ये चार चीज जान लीजिए, बहुत मतलब अच्छे से समझ में आएगा। वैसे चिन्ह परिपाटी क्या होता है? जो बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति में अंतर को बताता है कि उसका हाइट निगेटिव है, बिंब का हाइट पॉजिटिव है, दूरी निगेटिव होगा, दूरी पॉजिटिव होगा, यही चीज को समझाता है। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद चिन्ह परिपाटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप 12th का ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा ट्रिक बताएंगे। तो समझिए, अगर हम H1 लिखे हैं तो H1 का मतलब होता है बिंब की ऊंचाई, और बिंब क्या है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम लिए उससे किरण आरेख खींचेंगे, वो किरण आरेख में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मान लीजिए H1 को क्या बोलेंगे? बिंब की ऊंचाई, और H2 को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई। जब बिंब से किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी, फोकस से गुजरेगी और वक्ता केंद्र से विभाजित होगी, तब प्रतिबिंब बनता है। H1 लिखे तो बिंब की ऊंचाई, H2 लिखे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और अगर U लिखे हैं स्मॉल u मतलब बिंब दूरी, मतलब ऑब्जेक्ट का कितना दूरी है, और V लिखे हैं तो प्रतिबिंब का दूरी। आप समझ गए। अब चिन्ह परिपाटी समझाने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाए हैं। देखिए, हम ए बी कोई ऑब्जेक्ट लिए हैं, और जब ए बी कोई ऑब्जेक्ट लिए हैं और ए बी ऑब्जेक्ट से इस किरण को हम दर्पण पर आपतित करवाए, जब इस किरण को हम दर्पण पर आपतित करवाए तो यह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरी। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है, और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद किससे गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो जैसे ही ये आपतित हुई तो समांतर के कारण ये फोकस से गुजरी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के हाइट से, मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब वक्ता केंद्र, इस केंद्र से इसको विभाजित किए तो हमारा ये प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट क्या लिए थे? ए और बी लिए थे, और प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे था ए बी, और प्रतिबिंब हमारा बना ए डैश बी डैश। समझ गए? तो आप देखिए, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का ऊंचाई है, ए से बी जो ऊंचाई है उसको बोलेंगे H1, और ये जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, इसके ऊंचाई को बोलेंगे H2। आप नीचे जा रहे हैं तो गहराई भी बोल सकते हैं, लेकिन हाइट ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें यही बताना होता है चिन्ह परिपाटी में कि ये पॉजिटिव होगा या ये निगेटिव होगा, या ये पॉजिटिव होगा या ये निगेटिव होगा। अब ये वस्तु है तो वस्तु का जो ध्रुव तक का दूरी है वो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा ये बताना है, और ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का जो दूरी है ध्रुव तक का वो पॉजिटिव होगा। इसी चीज को चिन्ह परिपाटी में समझाया जाता है। अब इसके लिए हम आपको बताते हैं, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब ऊपर की ओर बात हो रहा है, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब नीचे की ओर बात कर रहा है, और अगर हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं इसका मतलब ये ध्रुव की तरफ बात हो रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस मापेंगे ये किधर डायरेक्शन बता रहा है? ध्रुव की तरफ। और अगर हम ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब होगा ध्रुव के अपोजिट दिशा में, यानी P से F तक मापेंगे, और ऐसे का मतलब हो गया F से P तक मापेंगे। अब समझिए, अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं
तो हमारा मान क्या आएगा, मतलब वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। और अगर हम इधर जा रहे हैं, मतलब ध्रुव की दिशा में जा रहे हैं, ध्रुव की दिशा में, तो हमारा वैल्यू आएगा पॉजिटिव। और अगर हम अपोजिट दिशा में आ रहे हैं तो हमारा वैल्यू आएगा निगेटिव। अब ये जो बातें हैं कि ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे प्रतिबिंब का हाइट निगेटिव, अगर ध्रुव की तरफ यू ध्रुव की तरफ मापेंगे तो हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर वस्तु दूरी ध्रुव के अपोजिट दिशा में मापेंगे तो निगेटिव आएगा। तो ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों में बदलाव आ जाता है। यहाँ अवतल दर्पण में जैसे मान लीजिए आप दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे ना, वहां पे ये चीज जरूरी आएगा। तो अभी आप ख्याल रखिए कि ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे मापेंगे, अगर कुछ नीचे हमको मापना है तो उस वहां निगेटिव का साइन देंगे, और अगर हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव देंगे, और ध्रुव के अपोजिट दिशा में अगर कुछ माप रहे हैं तो उसको हम निगेटिव देंगे। अब देखिए, ये तो चलिए वैल्यू हम आपको एक ट्री के फॉर्मेट में, मतलब चार्ट फॉर्मेट में आपको बता दिए। अब इसी को भाषा में कैसे समझा जाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, ध्रुव की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, और ध्रुव के अपोजिट दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। और रही बात की ये, तो ये कोई भारी नहीं है। अगर ऊपर की दिशा में मापेंगे, मुख्य अक्ष से ऊपर मापेंगे तो पॉजिटिव, नीचे गहराई में मापेंगे तो निगेटिव, अगर ध्रुव की दिशा में मापेंगे तो पॉजिटिव, और ध्रुव के अपोजिट दिशा में मापेंगे तो निगेटिव। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है चिन्ह परिपाटी का। बाकी जब दर्पण सूत्र प्रूफ होगा, लेंस सूत्र प्रूफ होगा, तो वहां पे आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगला वीडियो इसी पर आने वाला है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किरण आरेख कैसे बनाए, उसके बाद हम लेंस की चर्चा करेंगे। राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। पिछले वाले लेक्चर में हम चिन्ह परिपाटी और उससे जो रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। दर्पण में ये एफ क्या था, सी क्या था, पी क्या था, ये सबको डिफिनीशन के साथ बहुत ही डिटेल में पढ़े थे। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अवतल दर्पण में किरण आरेख, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे डायग्राम, कैसे बनाया जाता है। इसी की सहायता से दर्पण सूत्र भी प्रूफ होगा, R = 2F भी प्रूफ होगा, और इसी की सहायता से आप समझिएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसी को बोलते हैं किरण आरेख खींचना। तो आइए समझते हैं। तो हम पहले से ये अवतल दर्पण को ड्रॉ करके रखे हुए, मतलब बना को रखे हुए। M और M' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है, और ये कोई अनंत पॉइंट है, और ये मुख्य अक्ष है। अब ड्रॉ करते हैं। तो 6 स्थिति में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाता है कि अवतल दर्पण में कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। तो 6 स्थिति में। कहाँ पे बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब वस्तु का कुछ अता पता नहीं है वो कहाँ पे है। तो जब वस्तु अनंत पर हो, कहीं कोई फिक्स पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम इमेज को खड़ा करेंगे। तो जब वस्तु अनंत पर होगा, उसके बाद अनंत और सी के बीच में होगा, मतलब अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के पीछे होगा। उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, फिर फोकस पर होगा, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। तो 6 स्थिति में बनता है। पहले अनंत पे आएगा, उसके बाद अनंत से आगे जाएगा यानी वक्रता केंद्र के पीछे रहेगा, फिर वक्रता केंद्र पे जाएगा, फिर वक्रता केंद्र के बीच में जाएगा यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा, फिर F पर आएगा और फिर आगे जाएगा तो F और P के बीच में आएगा। अब इस 6 स्थिति को हम ड्रॉ करके देखते हैं कि जब इस स्थिति में हमारा बिंब यानी ऑब्जेक्ट यहाँ आता है तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। चलिए समझते हैं। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, बिंब क्या हो, अनंत पर हो, मतलब अनंत कुछ पता ही नहीं है। तो अनंत से अगर कोई किरण आया तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया किरण, और हम आपको बोले थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएगी वो क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब नीचे भी ले सकते हैं, इधर भी अनंत से आया तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएगी वो क्या होगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है। मतलब दर्पण पर पड़ा, ये परावर्तित हो गया। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो क्या होता है, किरण आरेख फोकस से होकर गुजर जाता है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर होता है। समझ गए कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आई वो फोकस से क्या हो गई, गुजर गई। तो यहाँ तो प्रतिबिंब बना नहीं, फोकस पर ही बनता है, बहुत ही छोटा, पता चल रहा है प्रतिबिंब बना।
तो इस केस में ये जो बात है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पर है, साइज क्या है, एकदम बिंदु के जैसा, और प्रकृति कैसा है पता ही नहीं चल रहा है। अब दूसरा कंडीशन है हमारा अनंत और सी के बीच, यानी अनंत और सी के बीच यानी वक्ता केंद्र के पीछे। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ले लिए, ए बी कोई ऑब्जेक्ट ले लिए, कहाँ, अनंत और सी के बीच में। अब इससे एक किरण गई अवतल लेंस पर, अवतल दर्पण पर आपतित हुई। आपको पता है कि ये आपतित हुई यानी ये समांतर किरण है। समांतर किरण पहले कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। आप लोग स्केल से एकदम मतलब स्केल से बनाइएगा तो एक्यूरेट बनेगा। मेरा ये मार्कर है, तो ये फोकस से गुजरी और उसके बाद वक्ता केंद्र, ये केंद्र बिंदु है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे इसको। तो ये जो जिस पॉइंट पे कटा यहीं से हमारा प्रतिबिंब बना। ऐसे इसको हम दूसरे से दिखा देते हैं। ये हमारा प्रतिबिंब बन गया ए डैश और ये बी डैश। देखिए इमेज हम क्या लिए थे, ए बी लिए थे और इससे किरण आपतित हुआ अवतल दर्पण पर, और ये समांतर किरणें हो गया। मतलब ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जितनी भी समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होगी वो सब फोकस से गुजरेगी। सी केंद्र बिंदु है, तो जब केंद्र से इसको डिवाइड किए तो हमारा इस पॉइंट से प्रतिबिंब बना, तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना। अब इसी में इतना ही बात को आपको याद करना है। पहला क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो बिंब की स्थिति क्या था, अनंत और सी के बीच बिंब का स्थिति था, यानी जो ऑब्जेक्ट लिए थे। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, सी और एफ के बीच, मतलब सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना है। साइज कैसा है, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, तो छोटा लिखेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से, यानी बिंब से छोटा बनेगा। आप जब स्केल से बनाइएगा माप करके तो एक्यूरेट ये बहुत छोटा बनेगा। मेरा मार्कर है इसके लिए ऐसा हुआ है। और प्रकृति कैसा है, तो प्रकृति ऐसे बना है। ऐसे को हम क्या बोले थे पिछले लेक्चर में, उल्टा। और जिसको उल्टा बोलते हैं तो इसको लिखेंगे प्रकृति में उल्टा तथा वास्तविक। स्थिति क्या था, सी और एफ के बीच आया। साइज क्या आया, छोटा आया ऑब्जेक्ट से। और प्रकृति कैसा है, उल्टा है, मतलब नीचे है तो उल्टा वास्तविक है। यदि ऊपर रहता तो सीधा तथा काल्पनिक होता। अब दूसरा केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो यानी वक्ता केंद्र पर हो, तो देखते हैं। जब अब यहाँ पहले यहाँ था, पहले अनंत पर था, फिर यहाँ आया, अब सी पे आया, तो सी पे एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो फोकस, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर था, इसके लिए ये फोकस से गुजर गया। और उसके बाद क्या करते थे, ये वक्ता केंद्र यानी सेंटर पार्ट है, तो यहाँ से फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे बढ़ गया, तो हमारा प्रतिबिंब यहीं पे बना। तो ये मान लीजिए हम ए बी ऑब्जेक्ट लिए थे, तो हमारा प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो अब इसमें भी इतना ही बात लिखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, साइज क्या है, प्रकृति क्या है। तो स्थिति क्या होगा, सी पर। साइज कैसा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा मतलब प्रतिबिंब भी बना है, तो समान लिखेंगे। किससे, तो बिंब के समान, और यहाँ बिंब से छोटा। अब प्रकृति कैसा है, मतलब यहाँ जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, ऐसा बना है, और ऐसा बने को बोलते हैं उल्टा तथा वास्तविक। तो तीन कंडीशन में बना लिए प्रतिबिंब को। पहला जब अनंत पर था, फिर दूसरा बना है जब अनंत से बढ़ के सी के बीच में आया, तीसरा कंडीशन आया जब ये सी पर चला गया। अब चौथा कंडीशन में ये सी और एफ के बीच में आएगा, सी और एफ के बीच में था। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ले लिए हम ए बी। अब ये दर्पण पर आपतित हुआ समांतर है, तो ये फोकस से होके गुजरेगा। स्केल से ज्यादा परफेक्ट बनेगा ये, और उसके बाद ये सेंटर से गुजरेगा। इससे बहुत दिक्कत होता है। तो हमारा प्रतिबिंब इस कंडीशन में यहाँ पर बना, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बना। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, सी और एफ के बीच में था, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो वक्ता केंद्र के पीछे बना। और कैसा बना, बड़ा बना। बड़ा यानी ये बहुत बड़ा बनता है जब आप स्केल से बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले। ये हमारा ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रतिबिंब की स्थिति सी के पीछे, और सी के पीछे वाले हिस्से को ही क्या बोलते हैं, अनंत, और सी के बीच में भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी अनंत और सी के बीच में भी लिखा होता है। तो सी के पीछे बना। साइज कैसा है, बड़ा है।
और बड़ा तनी मनी नहीं है, बहुत बड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं आवर्धित। जब तनिए बड़ होता है तो ठीक है, ज्यादा बड़ हो गया है तो आवर्धित। और प्रकृति कैसा है तो उल्टा तथा वास्तविक। उल्टा है और वास्तविक है, क्योंकि प्रतिबिंब ऐसे बना है इसलिए। तो समझ गए। अब अगला कंडीशन है सी पर चलाया, अब एफ पर आएगा। मतलब सी और एफ के बीच में आ गया तो अब एफ पर आएगा। अब एफ पर ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिए ए बी, ये दर्पण पर आपतित हुआ, समांतर है तो फोकस से गुजरेगा और उसके बाद इसको वक्ता केंद्र से गुजारेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिबिंब बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेखा समांतर होगा। और आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है या कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। इससे पहले वाले जब फर्स्ट कंडीशन में हम आपको पढ़ाए थे कि अनंत से अगर कोई किरण आती है और दर्पण पर आपतित होती है, यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो फोकस से गुजर जाएगी। तो जब फोकस पर कोई किरण आएगी और वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाएगी। जब समांतर किरण आएगी तो फोकस से गुजरेगी, और जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो किरण क्या होगा, समांतर हो जाएगा। अब लास्ट कंडीशन बचा है फोकस और ध्रुव के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा। इसमें तो समझ ही गए, प्रतिबिंब हमारा बना ही नहीं, केवल ऑब्जेक्ट रहा, बाकी सब समांतर हो गया। चलिए अगला कंडीशन और लास्ट कंडीशन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला जो कंडीशन है वो थोड़ा आपको अच्छे से समझाना है और क्वेश्चन भी बनता है तो यहीं से बनता है, तो स्पेशल है, देख लीजिए। ये कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये एफ है, ये सी है और ये अनंत है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अनंत पर था, फिर सी और अनंत के बीच में आया, फिर सी पर आया, फिर सी और एफ के बीच में आया, फिर एफ पर आया और अब लास्ट कंडीशन है एफ और पी के बीच में आएगा। तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिए एफ और पी के बीच में, ए भी कोई ऑब्जेक्ट ले लिए, ये दर्पण पर आपतित होगा और दर्पण पर आपतित होगा तो आपको पता है कि ये फोकस से होके गुजरेगा। स्केल से बनाइएगा, अच्छा बनेगा। फोकस से होके गुजरेगा और दूसरा कहाँ से, इसके सेंटर से होके गुजरेगा। तो इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो इसको पीछे बढ़ा करके देखिए, मतलब दर्पण के पीछे जब इसको बढ़ाए ऐसे करके, ये वाला है, ये एफ से गुजरा है और ये वाला सी से गुजरा है। क्योंकि ऐसे इसलिए दर्शा है क्योंकि ये दर्पण के पीछे, मतलब इमेजिनरी लाइन है तो इमेजिन किया गया है। तो हमारा बिंब प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बना, ए डैश बी डैश। तो अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक, और साइज क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, साइज में बड़ा बनेगा। और प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब ऐसा है और ऐसा को क्या बोलते हैं, सीधा। सीधा को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। तो समझ गए। नीचे रहता तो उल्टा था वास्तविक। तो प्रतिबिंब स्थिति होगा दर्पण के पीछे काल्पनिक में। साइज क्या होगा, वस्तु से आकार में बड़ा होगा। और प्रकृति कैसा होगा, सीधा तथा काल्पनिक। तो बोलेगा वह कौन सा कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तब अवतल दर्पण में सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के 6 स्थिति में सिर्फ एक स्थिति में ही अवतल दर्पण में सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।